बॉर्डर पे हमारे जवान लड़ रहे हैं। पेट्रोल क्यों महंगा हो गया? बॉर्डर पे हमारे जवान लड़ रहे हैं। नोटबंदी क्यों लाई? हमको बैंक के सामने क्यों खड़ा किया? बोला तुम 5 मिनट बैंक के सामने खड़े नहीं हो सकते, वहां बॉर्डर पे जवान खड़े हुए हैं, उनकी सैक्रिफाइस के बारे में सोचो। आज राफेल का घोटाला करके नरेंद्र मोदी साहब ने इस देश के जवानों के साथ सौदा किया है, इस देश की सुरक्षा के साथ सौदा किया है। और ये सवाल पूछने वाला सवाल है कि इसमें नरेंद्र मोदी साहब ने कितना खाया है। नरेंद्र मोदी साहब के बारे में मुझे ऐसा लगता है कि नारा उनका भारत माता का है, लेकिन काम वो सिर्फ अंबानी पापा का करते हैं। देख लीजिए, 2 भाई हैं, एक भाई को ठेका दिया यूनिवर्सिटी बनाने का, यूनिवर्सिटी बनी नहीं। जियो यूनिवर्सिटी मुकेश भाई को यूनिवर्सिटी बनी नहीं, उसको इंस्टीट्यूट ऑफ एविडेंस टैग पहले मिल गया। और जिस भाई को यूनिवर्सिटी बनाने का ठेका दिया था, उस भाई का कोई एक्सपीरियंस नहीं है शिक्षा की फील्ड में। दूसरे भाई जिनका कोई एक्सपीरियंस नहीं है प्लेन बनाने का, डिफेंस में, उनको रातों रात 10 दिन पहले कंपनी बनती है और उनको वो कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है। वो फ्रांस में जाके नरेंद्र मोदी साहब, रक्षा मंत्री को नहीं पता, लेकिन नरेंद्र मोदी साहब अपनी सिफारिश से फ्रांस के प्रेसिडेंट को जाके बोलते हैं कि इस कंपनी के साथ आपको सौदा करना है। बहुत सालों से इस बात को छुपा रहे थे, अभी उनकी पोल खोली है फ्रांस के पुराने प्राइम मिनिस्टर ने, ओलांडे ने, कि भाई साहब ये नरेंद्र मोदी साहब थे जिन्होंने बोला कि मेरे मित्र हैं अनिल अंबानी और उनके साथ आपको बिजनेस करना पड़ेगा। आज चारों तरफ पिछले 1 साल में, पिछले 2 साल में सॉरी, जब से नोटबंदी लाई गई, देश में चारों तरफ बदहाली है। 90 लाख जॉब नोटबंदी के बाद खत्म हो गए। लेकिन यही वो वक्त था जब अंबानी साहब का टर्नओवर 76% बढ़ा। पिछले 1 साल में एक आंकड़ा आपको बता रहा हूं, जरा गौर कीजिएगा। जो ठेकेदारी यहां चल रही है 2 अंबानी भाइयों को, पिछले 1 साल में हर रोज मुकेश अंबानी का टर्नओवर 300 करोड़ रुपया बढ़ा है। और ये उस दौरान बढ़ा है जब देश में बेरोजगारी बढ़ी, ये उस दौरान बढ़ा है जब देश में 12,000 किसानों ने आत्महत्या कर ली। जिस सरकार के पास लाखों करोड़ों रुपया है बड़े बड़े कॉर्पोरेट घरानों का कर्जा माफ करने के लिए, उसके पास एक फूटी कौड़ी नहीं है इस देश के किसानों का कर्जा माफ करने के लिए। हर घंटे 2 किसान आत्महत्या कर रहे हैं। जो उनका लागत का दाम है वो दाम उनको नहीं मिल रहा है। एक कहानी सुनाता हूं। 2 साल पहले जब हम पुलिस स्टेशन में थे, हमारा इंटरोगेशन चल रहा था, उस वक्त एक पुलिस वाला हमको बहुत गाली दे रहा था और ये बोल रहा था कि तुम देश के गद्दार हो, तुमने देश के खिलाफ नारे लगाए हैं, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, जिस थाली में खा रहे हो उसी थाली में थ्रेट कर रहे हो। मैं उस पुलिसकर्मी को ब्लेम नहीं करता, जो उसने टीवी पर सुना था उसने उसी में भरोसा किया था, जैसे बहुत सारे लोगों ने उसमें भरोसा किया था। 2 घंटे तक वो बोलता रहा। 2 घंटे बाद मैंने उससे एक सवाल पूछा। मैंने बोला तुमने थाली की बात करी, खाने की बात करी, तो एक बात बताओ, ये थाली पे खाना आता कहां से है? ये थाली पे खाना लाता कौन है? बीज कौन बोता है? फसल कौन उगाता है? फसल को पानी कौन देता है? फसल को काटता कौन है? फसल को काट के मंडी में कौन लेकर आता है? इस बात का मुझे जवाब दो। तो उसने बोला किसान। और मैंने बोला आज के देश में, आज देश में जब किसान कर्जे में है, 12,000 किसान आत्महत्या कर रहे हैं, जो उनका लागत का दाम है उनको नहीं मिल रहा, तो कौन किसकी थाली में छेद कर रहा है? जरा तुम मुझे ये बात बताओ, कौन किसकी थाली में खा रहा है? कौन किसकी थाली से खा रहा है और कौन किसकी थाली में छेद कर रहे हैं? तुम ये बात बताओ। हमारा देश किसानों का देश है और जो किसानों के गद्दार हैं, जो किसानों पर लाठी चलाते हैं, जो गन्ना किसान उत्तर प्रदेश से दिल्ली आ रहे थे, जो उन किसानों पर लाठी चलाते हैं, वही सही मायने में इस देश के गद्दार हैं। हम इस देश के गद्दार नहीं हैं। और मजे की बात सुनिए, जब गन्ना किसानों के बारे में योगी आदित्यनाथ से सवाल पूछा गया कि गन्ना किसान इतने प्रॉब्लम में है, आप उनके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? बोला गन्ना नहीं उगाना चाहिए,
गन्ना से शक्कर बनता है और शक्कर से डायबिटीज होती है। मतलब बर्बाद हिंदुस्तान करने को बस एक ही मोदी काफी था। हर शाख में योगी बैठा है, अंजाम हिंदुस्तान क्या होगा। या फिर हर शाख में उल्लू बैठा है, अंजाम हिंदुस्तान क्या होगा। इनके पास आज कोई सवाल नहीं है। इन्होंने देश के जवानों के साथ जो बॉर्डर पर लड़ते हैं उनके साथ गद्दारी करी है। इस देश के किसानों के साथ गद्दारी करी है। इस देश के नौजवानों के साथ गद्दारी करी है। 2014 से पहले नरेंद्र मोदी साहब बोल रहे थे कि हर साल हम 2 करोड़ रोजगार इस देश के नौजवानों को देंगे। 4.5 साल बीत गए हैं, उसका 1% रोजगार भी नहीं पैदा कर पाए। और जो रोजगार पैदा किए हैं उनकी क्या सच्चाई है। अभी एक रिपोर्ट आई कि 82% हिंदुस्तान में जो लोग रोजगार है उन लोगों को न्यूनतम मजदूरी नहीं मिलती है। हिंदुस्तान के ज्यादातर लोग ऐसे कामों में हैं जिनको कोई सुरक्षा नहीं है, वेतन टाइम पे नहीं मिलता, कितना भी काम करा सकते हैं। जो हम बेरोजगारी की बात कर रहे हैं तो हम कैसा रोजगार मिलेगा उसकी भी बात कर रहे हैं। गटर साफ करना, गटर में उतरना, मैनुअल स्कैवेंजिंग करना ये कोई काम नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट ने 25 साल पहले बैन कर दिया था और सरकार को यह आदेश दिया था कि जितने मैनुअल स्कैवेंजर्स हैं उनको रिहेबिलिटेट किया जाए और कामों के अंदर। मोदी साहब ने क्या किया? पिछले 4 साल में जब से यह सरकार आई है, हर 5 दिन में किसी एक दलित की, क्योंकि यह काम सिर्फ दलितों से कराया जाता है, गटर में उतर के गटर को साफ करना, हर 5 दिन में एक दलित की मौत होती है। और मोदी साहब ने पिछले 4 सालों में एक फूटी कौड़ी उनके रिहेबिलिटेशन के लिए नहीं दी। मोदी साहब ने एक किताब लिखी थी, उस किताब में उन्होंने लिखा था कि गटर साफ करना, मैला ढोना एक आध्यात्मिक काम है, एक स्पिरिचुअल काम है, एक रूहानी काम है। तो नरेंद्र मोदी साहब अगर इतना ही रूहानी काम है तो एक काम करिए, आप गटर में उतर जाइए, जब मोहन भागवत को गटर में उतार दीजिए, अपनी आरएसएस की शाखा को गटर में उतार दीजिए। ये काम हम नहीं करेंगे। हमको रोजगार चाहिए और डिग्निफाइड रोजगार चाहिए। ये सवाल आज नरेंद्र मोदी सरकार से पूछने का जरूरत है। आज जब बेरोजगारी है, किसान हताशा में है, जब लोगों को नौकरी देनी है तो नरेंद्र मोदी की सरकार लोगों के हाथ में तलवार थमा रही है, त्रिशूल थमा रही है और बोल रही है कि हिंदू खतरे में है, जाओ, मुसलमानों से खतरा है, मुसलमानों को मारो। हिंदू खतरे में है, जाओ, देश में ध्रुवीकरण करो, देश में बंटवारा करो। लेकिन जब ये संघ के लोग बोलते हैं बार बार घूम घूम के कि हिंदू खतरे में है, तो मैं संघ के लोगों से 100% इत्तेफाक रखता हूं, 100% अग्री करता हूं। सही मायने में इस देश के हिंदू खतरे में है। उस खतरे का नाम है नरेंद्र मोदी, उस खतरे का नाम है आरएसएस, उस खतरे का नाम है भारतीय जनता पार्टी। आज हिंदुस्तान के युवाओं को, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, चाहे वो सिख हो या ईसाई, उनको बेरोजगारी का खतरा है। आज हिंदुस्तान के लोग खतरा है, महंगाई का खतरा है, भ्रष्टाचार का खतरा है। और इन सब सवालों पर सवाल ना उठे, इसीलिए वो आज हमको हिंदू बनाम मुसलमान में बांट रहे हैं। लेकिन इन सावरकर के वंशजों को मैं एक बात बोलना चाहता हूं। जब आज से 70-80 साल पहले वो सावरकर राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला खान को नहीं बांट पाया, वो राम प्रसाद बिस्मिल जो सनातनी हिंदू था और वो अशफाकुल्ला खान जो 5 वक्त नमाज पढ़ने वाला मुसलमान था, जब उस समय सावरकर उनको बांट नहीं पाया, तो तुम कौन हो मोदी साहब? इस देश के हिंदुओं को, इस देश के मुसलमानों को तुम नहीं बांट सकते। एक आखिरी बात बोल के मैं अपनी बात खत्म करूंगा। आने वाला चुनाव, जैसे जैसे चुनाव करीब आएगा, उनकी यही कोशिश रहेगी, उनकी कोशिश रहेगी कि इस चुनाव का मुद्दा राफेल डील ना बने, लव जिहाद बने। उनकी कोशिश रहेगी कि महंगाई मुद्दा ना बने, राम मंदिर मुद्दा बने। वो पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन आज के वक्त हम तमाम लोगों को एक कौमी एकता दिखाने का वक्त है, क्योंकि आने वाला चुनाव कोई आम चुनाव नहीं है। और यहां मैं वली रहमानी से थोड़ा डिसएग्री करता हूं। जंग आजादी 2019 के बाद शुरू नहीं होगी। ये आने वाला चुनाव एक आजादी की लड़ाई है। नफरत से आजादी, डर से आजादी, जुमलेबाजी से आजादी, खौफ से आजादी,
भ्रष्टाचार से आजादी, महंगाई से आजादी, ऊंच नीच से आजादी, ये एक आजादी की लड़ाई है। और 162 साल पहले जब 1857 में लोग इस दिल्ली के लाल किले पर आके बहादुर शाह जफर को बोला था कि आप हमको लीड कीजिए, हम इस आजादी की लड़ाई में शामिल होना चाहते हैं, और जो कौमी एकता उस आजादी की लड़ाई में दिखाई दी, आज उस लड़ाई से प्रेरणा लेके आज हमको सही मायने में एक आजादी की लड़ाई लड़नी है। वो हमको डराएंगे, वो हमको खौफजदा करेंगे, लेकिन हम उनको एक बात बोलना चाहते हैं, हमारी विरासत सावरकर की विरासत नहीं है, हमारी विरासत आरएसएस की विरासत नहीं है जिसने अंग्रेजों की चापलूसी करी, वो सावरकर जिसने अंग्रेजों से माफी मांगी। हमारी विरासत अशफाकुल्लाह खान और रामप्रसाद बिस्मिल की है, हमारी विरासत शहीद आजम भगत सिंह की है, जिसने अंग्रेजों की अंग्रेज आंखों में हाथ डाल के देखा, उस फांसी के फंदे को चूम लिया, जो डरा नहीं। हम आपसे डरने वाले नहीं हैं, आने वाले दिनों में लड़ेंगे और आपको 2019 में उखाड़ फेंकेंगे। एक आखिरी अपील के साथ मैं अपनी बात खत्म करूंगा। आज का जलसा कोई चुनावी सभा नहीं थी, आज का जलसा कोई सियासी सभा नहीं थी, ये एक मुहिम है, और इस मुहिम में हम चाहेंगे कि आप तमाम लोग हमसे जुड़े। जो लोग स्टेज पे बैठे हैं, जो यूनाइटेड अगेंस्ट हेट के लोग हैं, वो लोग इस लड़ाई को अकेले नहीं लड़ सकते। आज जरूरी है, जो पहले एक वक्ता बोल रहे थे कि तमाम लोग एक साथ मिले, और अगर अगली बार वो किसी को मारे, अगली बार वो इस देश में जुमलाबाजी करे, अगली बार जनता से झूठ बोले, तो जरूरत पड़ेगी तो तमाम लोग पार्लियामेंट सीट में जाके बताएंगे कि असली विपक्ष कैसा लगता है। आप सोच सकते हैं, कई बार लोगों को लगता है निराशा में, हताशा में, क्या फर्क पड़ेगा। मैं आपको बोलना चाहूंगा कि अगर आज भी खड़े नहीं हुए तो इतिहास हमको कभी माफ नहीं करेगा। एक चिड़िया थी, जंगल में आग लगी थी, अपनी चोट से कुएं से पानी भरकर आ रही थी और जंगल में वो पानी फेंक रही थी। एक कौवा साइड में बैठा था, उसने बोला, ये बेवकूफ, इतनी बड़ी आग है, तुझे क्या लगता है तू अपनी छोटी सी चोट में पानी लेके इस आग को बुझा पाएगी? इस चिड़िया ने बोला, मुझे पता नहीं मैं कब बुझा पाऊंगी, लेकिन एक दिन तो ये आग बुझेगी। और जब इस जंगल का इतिहास लिखा जाएगा तो ये लिखा जाएगा कि जब जंगल में आग लगी थी तो मेरा नाम उन लोगों में लिखा जाएगा जो इस आग को बुझाने की कोशिश कर रही थी। मेरा नाम उन लोगों में लिखा जाएगा जो इस आग को बुझाने की कोशिश कर रही थी, उन लोगों में नहीं जो साइड में बैठ के काय काय कर रहे थे। आज जरूरी है आप तमाम लोग सड़कों पे आए, जरूरी है आप पोजीशन लें। आज आर पार की लड़ाई है और नरेंद्र मोदी साहब को हमारा खुला चैलेंज है कि 2019 में इस देश का आम नौजवान, दलित, किसान, मुसलमान, युवा, वो तमाम लोग एक साथ आएंगे और आपको सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। इनकलाब जिंदाबाद।